स्कैम और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बीच जल्दी ही राफेल की एक और बैच के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। डीआरडीओ की तरफ से अभी VLSR SAM को प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की मदद से मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया जा रहा है। VML की डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कंपनी का अभी चाइना के साथ लिंक है या नहीं, इसको क्लैरिफाई करने के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। भारत, फ्रांस और सभी क्वाड नेशन के साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को करते दौरान ही चाइना की तरफ से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ भेजने की बात सामने आई है। और अंत में छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर के बाद ताइवान की तरफ से इसमें कॉन्डोलेंस जाहिर करने पर चाइना की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल को लेके है। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि अभी राफेल को लेके काफी कुछ चल रहा है, लेकिन इसी बीच मीडिया में एक खबर बताया जा रहा है कि भारत जल्दी से ही एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस करने वाला है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जब हमारे पीएम पोर्तुगल में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली मीटिंग में जाने वाले हैं, इसके तुरंत बाद ही भारत की तरफ से एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। अब पहले से ही एडिशनल 36 राफेल को खरीदने का प्लान करके रखा गया था और फ्रांस की तरफ से भी इसके लिए भारत को कई तरीके का ऑफर दिया जा रहा था और इसमें वो भारत को लगभग 30% के आसपास डिस्काउंट भी देने की बात कर रहे थे। यानी कि प्रीवियस राफेल डील के मुकाबले हमें नए राफेल 30% के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऑफसेट क्लॉज नहीं रहेगा और अभी अगर भारत इनको ऑर्डर करता है तो फ्रांस पहले से इनको काफी जल्दी भारत को डिलीवर कर सकता है। और अभी भी फ्रांस काफी तेजी से राफेल को भारत को डिलीवर कर रहा है। अभी अगर ये डील फाइनल हुआ, यानी कि इसी साल के एंड तक अगर एडिशनल राफेल जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया, तो फर्स्ट बैच की राफेल की डिलीवरी पूरा होने के बाद इनकी डिलीवरी चालू कर दिया जाएगा। बीच में कुछ दिन का गैप हो सकता है, लेकिन जल्दी से इनको डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। और ये पॉइंट भी भारत के लिए काफी जरूरी होने वाला है, क्योंकि अभी भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से गिर रहा है और 2024 तक हमारे सभी MiG-21 रिटायर होने वाले और अभी भी मिग की हालत कोई अच्छी खासी नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ 36 राफेल के साथ इनको मेकअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर भारत यहाँ पर एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस करता है तो कुछ हद तक इसे बैलेंस भी किया जा सकता है। लेकिन अगर भारत यहाँ पे सीधे MMR से टेंडर के साथ जाता है तो इसे अभी फाइनल होने में कम से कम 3 साल लगने वाले हैं और फिर जेट की डिलीवरी शुरू होने में लगभग 3 साल और लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें नए जेट मिलते 2026 से 27 तक का वक्त लग जाएगा। और यहाँ पर मैं सबसे मिनिमम टाइम लाइन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर एडिशनल राफेल खरीदा गया तो इसमें MMR से डील पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद ये टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा और बदले में कोई इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाएगा, या फिर सेकेंड फेज में राफेल को खरीदने के बाद जब इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने वाला होगा तो थर्ड फेज में भी राफेल को खरीदा जा सकता है। और इस बैच के अंदर जो राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा तो वो हो सकता है F4 वेरिएंट के राफेल होने वाले हैं। और इस तरीके की स्टैगर परचेज का प्रपोजल भी पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से दिया गया था। तो अभी इसकी काफी सारे पॉसिबिलिटी नजर आ रहे हैं और MMR से डील कैंसिल होने के भी काफी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारे खुद की एयरक्राफ्ट तैयार होते जा रहे हैं वैसे वैसे आगे चल के हमारी जो फॉरेन एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होने वाला है। अगला अपडेट VLSR SAM को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी अस्त्र मिसाइल को बेस करके अपनी खुद की NSAM-2 जैसे सिस्टम को डेवलप कर रही है, जिसका नाम VLSR SAM है। अब जैसे कि ये अस्त्र मिसाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, तो उम्मीद था कि इसको भी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि अभी अस्त्र मिसाइल को मैन्युफैक्चर कर रही है। और यहाँ तक कि हमारी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी BDL की तरफ से ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन अभी ANI की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया जिसमें बताया गया है कि DRDO की तरफ से अभी VLSR SAM को प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की मदद से मैन्युफैक्चर करने की बात किया जा रहा है। इसे हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए करने का प्लान किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को मिलेगा तो वो LNT को मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें टाटा और कल्याणी ग्रुप भी शामिल है। अभी इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के तौर पर भारत डेवलप कर रहा है, जिससे हम किसी भी एरियल टारगेट यानी कि एयरक्राफ्ट से लेकर UAV तक को मार गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकते और आकाश और QR SAM के बीच एक एड-ऑन के तौर पर काम करने वाला है। अगला अपडेट VML को लेके है। आप सभी जानते हैं कि ये भारत का एक बहुत ही बड़ा लीडिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि बोथ डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम करता है।
इसके अलावा ये रेलवे, मेट्रो, माइनिंग और मिलिट्री व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्वॉल्व है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी के कुछ शेयर को डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया गया था, यानी कि इसे भी अभी प्राइवेटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इसमें अभी गवर्नमेंट के पास लगभग 54% के आसपास शेयर मौजूद है और इनिशियली लगभग इसकी 26% की शेयर को खरीदने के लिए अलग अलग प्राइवेट सेक्टर यूनिट की तरफ से अपना बिड को सबमिट किया जा चुका है और इसमें टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज जैसे कंपनी शामिल है। लेकिन अभी किसी भी कंपनी को इसकी शेयर को बेचने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से पहले ये क्लियर किया जा रहा है कहीं उस कंपनी का चाइना के साथ कोई लिंक तो नहीं है, क्योंकि चाइना ऐसा कई बार कर चुका है जहां पर वो इनडायरेक्टली चुपके से फॉरेन कंपनी के शेयर को खरीदने लगता है, जैसे अभी यूक्रेन की मोटरसिच के साथ किया था। तो वैसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन को मांगा जा रहा है, जिसमें जो भी कंपनी इसकी शेयर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है उन सभी को सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ लिंक में नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वरना बाकी देशों की तरह चाइना धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी घुसने की कोशिश कर सकता है और इसी वजह से शुरू से ही यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है। अगला अपडेट भारत, चाइना और ताइवान को लेकर है। रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर माओवादियों की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक हमला किया गया था, जिसमें हमारे 22 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी बात को लेकर अभी ताइवान की तरफ से अपना कॉन्डोलेंस जाहिर किया गया था और ऐसा ही कुछ ताइवान के साथ भी हुआ था, जहां पर ताइवान की ट्रेन क्रैश इशू को लेकर भारत की तरफ से कॉन्डोलेंस जाहिर किया गया था। अभी इसी बात को लेके चाइना की तरफ से काफी शार्प रिस्पांस दिया जा रहा है और चाइना का ये कहना है कि ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी का वायलेशन है और अभी चाइना की तरफ से भारत को बताया गया कि इससे भारत और चाइना के रिलेशन खराब होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। चाइना का कहना है कि ताइवान जो है वो पूरा चाइना का हिस्सा है और वो सीधे तौर पर ताइवान के इंडिपेंडेंस का विरोध करते हैं और जो भी इसमें ताइवान को सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी का समर्थन करते हैं, उसका भी चाइना विरोध करता है। और अभी चाइना की एम्बेसी की तरफ से भारत को ये बताया गया कि जो स्टेटमेंट अभी भारत की तरफ से दिया गया था उसको करेक्ट कर दिया जाए। वैसे मेरा सवाल ये कि अगर चाइना को अपनी वन चाइना पॉलिसी इतनी प्यारी है तो वो भारत की पॉलिसी को ध्यान में क्यों नहीं रखता, क्योंकि जब भारत और चाइना के बीच समझौता हुआ था तब उसमें यह भी शामिल था कि हर कोई एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी कि जिस तरीके से चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और उसके साथ सेपरेट रिलेशन रखने से चाइना को दिक्कत होता है, तो पिछले कई सालों से चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में पाकिस्तान के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट को कर रहा है, जबकि चाइना को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ऑफिशियली भारत का हिस्सा है और चाइना ने भारत के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसका क्लियर वायलेशन है। लेकिन यहाँ पर चाइना को अपने समझौते याद नहीं आते। अगला अपडेट फ्रांस और सभी क्वाड नेशन के बीच हो रही नेवल एक्सरसाइज को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी फ्रांस, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन में अभी एक नेवल एक्सरसाइज को कर रही है। इस एक्सरसाइज का नाम ला पेरूस है और इसे कल से शुरू किया गया है, जो कि 3 दिन तक कंडक्ट किया जाएगा। ये मैलेवर एक्सरसाइज के बाद इंडियन ओशन रीजन में होने वाली सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाली है और इसमें इंडियन नेवी की नेवल वेसल के साथ एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी बताया गया कि इस एक्सरसाइज का जो मेन उद्देश्य है वो इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ रखना है और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS सतपुरा और INS किल्टन के साथ पीटा एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग कॉम्प्लेक्स नेवल ड्रिल्स, नेवल मैन्यूवर्स, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर ऑपरेशन के साथ एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को भी कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ रखना है, जिसमें किसी भी तीसरे देश को एम करके इसको कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। पर अभी इसको लेके चाइना की तरफ से काफी नाराजगी जताई जा रही है और चाइना का कहना है कि इसे चाइना को एम करके किया जा रहा है और इस स्टेटमेंट अभी चाइना की फॉरेन ऑफिस की तरफ से दिया गया है। अगला अपडेट चाइना को लेके है। अब जैसे कि इंडियन ओशन रीजन में पिछले कई दिनों से भारत और भारत की सभी फ्रेंडली नेशन के बीच नेवल एक्सरसाइज को बैक टू बैक बेसिस पर कंडक्ट किया गया है। इसी बात को लेकर चाइना काफी नाराज है, लेकिन अभी जापान की तरफ से बताया गया कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट अपनी सभी अलाइड नेशन के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रही है और चाइनीज इन्फ्लुएंस को वहां पे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसको काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से अभी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को डिप्लॉय करना शुरू किया गया। वैसे आज तक चाइना की तरफ से पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर अपना दावा किया जाता था और वहां पर जितने भी नेशन है उन सभी के साथ चाइना की इस बात को लेकर मतभेद चल रहा है। अभी जापान की तरफ से दिए गए इनपुट के मुताबिक चाइना अभी अपनी लियाओनिंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को
पैसिफिक ओशन की तरफ भेज चुका है, जहां पर जापान की P-1 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तरफ से सबसे पहले इसको स्पॉट किया गया था और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अभी मियाको आइलैंड की तरफ देखा गया था, जो कि इंटरनेशनल वाटर की तरफ जा रही थी और मोस्ट प्रोबेबली वो पैसिफिक ओशन या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जाने वाली है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में लियाओनिंग के साथ साथ चाइना की सबसे एडवांस वेसल यानी कि टाइप 55 क्लास की डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 54D क्लास के डिस्ट्रॉयर और एक टाइप 54A क्लास की फ्रिगेट के साथ साथ एक ऑक्सिलरी शिप भी मौजूद है, जो कि शायद एक सप्लाई शिप हो सकता है। इसके अलावा इसके साथ सबमरीन फ्लीट भी जरूर मौजूद होगा, क्योंकि चाइना के पास सबमरीन की कोई कमी नहीं है और अगर वो अपनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंटरनेशनल वाटर में भेज रही है तो इसको एस्कॉर्ट करने के लिए कम से कम एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन को जरूर भेजा होगा। अब यहाँ पर चाइना एग्जैक्टली किस रीजन में इसको भेज रही है तो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर इसको इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है तो इससे भारत के लिए खतरा थोड़ा बढ़ने वाला है। लेकिन अगर इसको पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया जाता है तो इससे यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच तनाव बढ़ सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से किए गए कुछ ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी एक वॉरशिप को सऊदी के विजिट पर भेजा गया है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक भारत और अरब नेशन के बीच अभी डिफेंस और बायलैटरल रिलेशन काफी हद तक बेहतर बन चुका है और इसे और भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से अभी भारत गल्फ रीजन में अपनी फ्रेंडली प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान भारत की तरफ से गल्फ रीजन में एक नेवल एक्सरसाइज को भी करने का प्लान किया गया है और इसके लिए इंडियन नेवी की सबसे एडवांस क्लास की फ्रिगेट यानी कि INS तलवार को भेजने का फैसला किया गया था और अभी इंडियन नेवी सऊदी नेवी के साथ मिलकर एक पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाली है। हाल ही में भारत और यूएस के बीच भी एक पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और अभी भी भारत इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस और सभी क्वाड नेशन के साथ मिलकर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है, जिसको लेके अभी चाइना काफी चिंता में है। अब गल्फ में भी भारत की प्रेजेंस से चाइना और पाकिस्तान दोनों को काफी तकलीफ होने वाला है, क्योंकि ईरान की छवार पोर्ट जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है और यहाँ से भारत को चाइना और पाकिस्तान की ग्वादार पोर्ट को काउंटर करने में काफी मदद मिलने वाला है और सऊदी के साथ अच्छे रिलेशन से गल्फ रीजन में इंडियन नेवी की पकड़ काफी मजबूत होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।